अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स। और स्टूडेंट, आज हम एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट उसका पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने इनकी दो प्रॉपर्टीज को देखा, दैट इज स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और एटॉमिक रेडियाई, उसको हमने देखा स्टूडेंट। आज हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट, आयनाइजेशन एनर्जी पे बात करते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। स्टूडेंट, लेट आपके पास ये कोई एटम है, ये उसका एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। इसके अंदर स्टूडेंट इस शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और स्टूडेंट आउटर शेल्स में भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो स्टूडेंट, आप इस एटम के अंदर जो मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आपको पता है कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? ये वाले होंगे। तो आप ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो कौन सी होगी स्टूडेंट? वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर आप किसी न्यूट्रल एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी यूज करेंगे, उसको क्या कहेंगे? उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो आप एनर्जी देंगे स्टूडेंट, तो वो क्या होगी? वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर आप तीसरा निकालना चाह रहे हैं, तो क्या होगी स्टूडेंट? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो स्टूडेंट, ये बात याद रखें कि हमेशा जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है? वो लेस होती है। कौन सी से? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से। ये फिर कम होती है किसी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी से। वो क्यों स्टूडेंट? वो इसलिए क्योंकि जब आप पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर जाते हैं। तो जब आप उसको रिमूव कर जाते हैं, तो पीछे क्या होता है कि प्रोटॉन की तादाद वही रह जाती है, इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाता है, तो न्यूक्लियर होल्ड जो है ना बढ़ जाता है। न्यूक्लियर होल्ड बढ़ जाता है। तो जब न्यूक्लियर होल्ड बढ़ जाते हैं, तो फर्स्ट के मुकाबले में आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और इसी तरह जब आप सेकंड निकाल देते हो, तो फिर क्या होता है? न्यूक्लियर होल्ड मजीद बढ़ता है। जब न्यूक्लियर होल्ड मजीद बढ़ता है, तो क्या होता है कि फिर आपको मजीद ज्यादा एनर्जी आपके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो दैट इज व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, व्हिच इज लेस देन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, एंड अप टू सो ऑन। तो ये क्या है स्टूडेंट? ये आयनाइजेशन एनर्जी है। अब स्टूडेंट, हम अगर जनरली बात करें कि आयनाइजेशन एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट तीन चीजों पे डिपेंड करती है। आयनाइजेशन एनर्जी स्टूडेंट तीन नहीं बल्कि चार चीजों पे डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि चार फैक्टर कौन से जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, फिर मैं आपको इनका ट्रेंड बताता हूं। उनमें सबसे पहली चीज स्टूडेंट चार्ज एंड न्यूक्लियस। चार्ज एंड न्यूक्लियस। दूसरा स्टूडेंट, जो दूसरा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है, वो क्या स्टूडेंट? वो है डिस्टेंस ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। डिस्टेंस ऑफ outer electron from nucleus जो तीसरा फैक्टर है स्टूडेंट, वो क्या है? वो स्क्रीनिंग इफेक्ट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट है। और जो चौथा स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखेगा, और जितना टाइटली होल्ड करके रखेगा, तो उतना ही उस इलेक्ट्रॉन को
निकालने के लिए जो एनर्जी होगी वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, दैट इज व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब कि चार्ज एंड न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। चार्ज एंड न्यूक्लियस जितना ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। डिस्टेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। जो डिस्टेंस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के स्टूडेंट, आयनाइजेशन एनर्जी के। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होगा, ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, क्या होगा स्टूडेंट, न्यूक्लियर होल्ड उस पर उतना कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज उस पर उतना कम होगा, तो लिहाजा आपको कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको रिमूव करने के लिए। तो इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। बात है स्टूडेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट की, तो वैसे अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ये है कि लेट आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, इसके अंदर क्या स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या तीसरा है, इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है, इस तरह बाहर जो शेल्स हैं। तो लेट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसको न्यूक्लियस क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी होल्डिंग पावर को कम कर रहे हैं ये दरमियान में आने वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके होल्डिंग पावर के आड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो होल्ड है वो कम पड़ जाती है, होल्ड इसका कम हो जाता है। जब होल्ड इसका कम हो जाता है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये लूजली बाउंड हो जाता है। जब लूजली बाउंड हो जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम पड़ जाती है। तो स्टूडेंट जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो लिहाजा ये क्या हुआ कि जब स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, कम होगी। स्टूडेंट अब जितना यहाँ पे ज्यादा शील्ड क्रिएट होगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूजली बाउंडेड होगा। अब जितना वो लूजली बाउंडेड होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही क्या होगा, उसको निकालना आसान होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। स्टूडेंट चौथा जो फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस सेंस में कि वो एलिमेंट जिनके जो वैलेंस शेल है वो या तो कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, जिनके क्या जी कंप्लीटली फिल्ड है, या क्या या हाफ फिल्ड है, या हाफ फिल्ड है। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये मोर स्टेबल है, ये क्या है, मोर स्टेबल है। जब मोर स्टेबल है तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसके मुकाबले में जो पार्शियली फिल्ड है, जो पार्शियली फिल्ड है वो लेस स्टेबल है, लिहाजा उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा। ये मोर स्टेबल है, इनसे निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो स्टूडेंट ये चार फैक्टर मैंने आपको बता दिया। अब इनकी बेस पे मैं आपको ट्रेंड बताता हूँ ग्रुप थर्ड एलिमेंट का कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसी वेरी करती है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि ग्रुप थर्ड एलिमेंट में फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट आप देखते जा रहे हैं कि साइज कम होता जाता है। जब साइज कम होता जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। तो जब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो क्या कि इन दोनों का आपस में क्या डायरेक्ट रिलेशन हुआ। तो अब मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट कि आपके सामने मैं एलिमेंट में लिख देता हूं और ट्रेंड में आपको बताता हूं कि ट्रेंड क्या है। ये क्या स्टूडेंट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। स्टूडेंट जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये क्या स्टूडेंट, ये जनरल ट्रेंड है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस किधर है, एक्सेप्शंस है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम और फास्फोरस और क्या सल्फर। पहले स्टूडेंट मैं आपको ट्रेंड के मुताबिक बताना चाहता हूँ कि ट्रेंड के मुताबिक क्या होना चाहिए। ट्रेंड के मुताबिक जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम है वो ज्यादा होनी चाहिए किसी से, मैग्नीशियम से, मतलब कि मैग्नीशियम की कम होनी चाहिए। और जो सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए किस चीज से, फास्फोरस से। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में ये होता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये ग्रेटर होती है किससे, एल्युमिनियम से।
और फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ग्रेटर होती है सल्फर से। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? अगर आप न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे बढ़ता जाता है, उसके हिसाब से तो फिर ये बात ठीक है। फिर दूसरी चीज मैंने जो आपको बताया, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन, तो वो बात भी ठीक है, क्योंकि जब आप आगे जाते जाते हैं तो साइज कम होते जाते हैं। क्या साइज कम होते जाता है? साइज सेम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐड हो रहे होते हैं, तो साइज ऐसे जो डिक्रीज होने जाते हैं, तो लिहाजा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। ये बात भी तो वैलिड नहीं है। अगर आप स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट तकरीबन थ्रू आउट सेम रहता है, बहुत माइन्यूटली जो है चेंज करता है। तो जो चौथा फैक्टर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला, तो वो यहाँ पे काम करेगा। कैसे करेगा? मैंने कहा था कि जो हाफ फील्ड जिनके वैलेंस शेल के जो सब शेल के ऑर्बिटल है वो अगर हाफ फील्ड हो या कंप्लीटली फील्ड हो तो वो मोर स्टेबल होते हैं, और जिनके पार्शियली फील्ड हो वो क्या हो स्टूडेंट, वो लेस स्टेबल होते हैं। तो अगर आप मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो ये 3s2 3p0, ये क्या स्टूडेंट, ये मैग्नीशियम के लिए है। और एल्युमिनियम के लिए देखें तो ये 3s2 3p1, ये फॉर एल्युमिनियम है। अब अगर आप देखें इसका वैलेंस शेल कौन सा है, ये इसका वैलेंस शेल ये, तो इसका जो वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल है जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये लिहाजा ये यहाँ पे कोई इतना इफेक्ट करेगा भी नहीं। अब इसके जो वैलेंस शेल का ऑर्बिटल है स्टूडेंट वो क्या, वो कंप्लीटली फिल्ड है, वो क्या कंप्लीटली फिल्ड है। तो मैंने कहा कि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड जो होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, तो लिहाजा ये क्या होगा, ये मोस्ट स्टेबल होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इसके मुकाबले में एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का जो वैलेंस शेल है उसके ऑर्बिटल क्या है, वो पार्शियली फिल्ड है, लिहाजा वो क्या होगा, वो लेस स्टेबल होगा। इसीलिए मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, एल्युमिनियम से कम। सिमिलरली यहाँ पे भी यही फिनोमेना है। फास्फोरस का अगर आप देखें तो 3s2 3p क्या 1 2 3 3p3, और अगर आप इधर देखें जो सल्फर है, सल्फर की क्या है, सल्फर है 3s2 3p4। स्टूडेंट ये क्या है, ये फास्फोरस की है और ये क्या है, सल्फर की है। तो जनरल ट्रेंड के मुताबिक क्या होना चाहिए कि सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और फास्फोरस की कम, लेकिन हकीकत में फास्फोरस की ज्यादा होती है, सल्फर की कम होती है। तो क्यों? वही रीजन। अगर आप देखें क्या कि जो फास्फोरस के जो वैलेंस सब शेल है पी, तो क्या वो हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड है तो क्या ज्यादा स्टेबल है। जब ज्यादा स्टेबल है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होंगे, उनके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज व्हाई फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसके मुकाबले में जो सल्फर है वो क्या स्टूडेंट, वो पार्शियली फील्ड है, पार्शियली फील्ड है तो ये लेस स्टेबल होगा। जब लेस स्टेबल होगा इससे एनर्जी निकाल, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा स्टूडेंट, वो आसान होगा। अब स्टूडेंट इसकी अगली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है। आज के लेक्चर में हम यही दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो दो है उनको अगली क्लास में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is a tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself, कि किसी भी एटम का शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो इंटरेस्ट अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है उसको क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है स्टूडेंट, तो जितना आपके पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जितना साइज कम होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो फिर मैं आपके सामने ग्रुप थर्ड एलिमेंट लिखता हूँ, उसकी ट्रेंड पे बात में करने जा रहा हूँ। ट्रेंड पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो स्टूडेंट अगर आप इनकी साइज को देखें तो साइज इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और इसका साइज फिर जाके कहीं पे कुछ केजी थोड़ा बड़ा है, किसी हद तक सम एक्सटेंट तक केजी, फिर भी केजी बिग है, बिगर साइज का है। तो अब यहाँ पे साइज आगे डिक्रीज करता जा रहा है। जब साइज डिक्रीज करता जा रहा है मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जा रहा है तो लिहाजा वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखेगा। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखेगा तो क्या वो फिर शेयर इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, किसी सूरत भी नहीं छोड़ेगा। लिहाजा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा।
तो लिहाजा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड होगा, क्योंकि यहाँ पे साइज डिक्रीज होता है, जब साइज डिक्रीज होता है तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है स्टूडेंट वो फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये बात याद रखें, एक होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक दूसरी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एसोसिएटेड विद द बॉन्डेड एटम, ये बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, आइसोलेटेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो किस चीज की होती है, वो आइसोलेटेड एटम्स की होती है। यहाँ पे एक और बात, आप अगर अपनी बुक में देखें तो आर्गन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लिखी गई। यही वजह मैंने पहले कह दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एसोसिएटेड विद द बॉन्डेड एटम, तो क्योंकि आर्गन कोई बॉन्ड नहीं बनाता, नो बॉन्ड फॉर्म, कोई जो है ना बॉन्ड ये नहीं बनाता, मतलब कि क्या जी कोवेलेंट, कोई कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड ये क्या कहता नहीं बनाता, कोई कंपाउंड नहीं बनाता। तो दैट इज व्हाई स्टूडेंट क्या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है मेंशन नहीं की गई। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। यकीनन स्टूडेंट ये आपके लिए एक नाकाफी सेशन है, लेकिन आज मेरी तबीयत चूंकि ठीक नहीं है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको लेक्चर, अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए और मैं आपके लिए काम करता रहूं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है इन लेक्चर से तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। स्टूडेंट अपने और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।